मनीषा वीके जो महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम की शोध छात्रा है, पर्चा पढ़ेगी। पर्चा का विषय है आदिवासी दर्शन के सार गुरुलेखा आत्मकथन। मनीषा, आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आदिवासी दर्शन के साथ गुरुलेखा आत्मकथन में पर्चा प्रस्तुत करना जा रही हूँ। आदिवासी दर्शन और संस्कृति के कारण आदिवासी हमेशा अलग रहे हैं। सदियों से वे अपने जल, जंगल, जमीन और जमीर के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। वे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासी हमेशा पेड़, प्रकृति और जंगल के बीच स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आधुनिकता और विकास के कारण उनका अस्तित्व संकट में है। अपनी पहचान को मिटाने वाली शक्तियों को भी संघर्ष करके भगाया है, लेकिन आज सरकारों या मल्टीनेशनल कंपनियों उनके जंगल का विनाश करके उनका शोषण कर रही है। फिर भी युद्ध के साथ साथ साहित्य के जरिए भी वे संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति में गीत और नृत्य प्रमुख है और आदिवासी साहित्य में भी कविताओं के माध्यम से उनका संघर्ष व्यक्त होता है। गुरुलेखा आत्मकथन कविता में गुरिल्ला युद्ध करने वाले आदिवासियों के सोच, विचार और संघर्ष का वर्णन है। कविता की शुरुआत एक आदिवासी से होते है जो योद्धा के रूप में अपने घर के चौखट पर बैठकर अपने समाज के बारे में सोच रहा है। पहले आदिवासी गांव शांत और स्थिर था। वहां मनुष्य और पशु पक्षी एक होकर रहते थे, लेकिन आज वहां लैंड माइन्स, बारूदी सुरंग और छिपे हुए हमलावर है। कवि एक ऐसी कविता की खोज में है जो लैंड माइन, बारूदी सुरंग और छिपे हुए हमलावरों को ढूंढ निकाल सके। लैंड माइन्स, बारूदी सुरंग और छिपे हुए हमलावर आदिवासी समाज को विनाश करने वालों का प्रतीक है। एक बच्चा अपने मृत माता पिता और स्वजनों के साथ युद्ध भूमि में रो रहा है और वहां से बाहर निकालने के लिए वह एक कविता की खोज में है। माता पिता और स्वजन यहाँ जल, जंगल और जमीन का प्रतीक है। यहाँ कविता प्रतिरोध का प्रतीक है। आगे वे सोचते हैं युद्ध हवाई जहाज, युद्धपोत, टैंक अथवा दो राष्ट्रों के बीच होने वाली समस्या नहीं है। यानी एक औपचारिक तरीके से युद्ध करना आदिवासी जानते हैं, फिर भी वे कविता को अस्त्र बनाते हैं। आदिवासियों के लिए मुर्गी, सुअर, बैल सब सहजीवी है। इन सबको खोने का दुख अखबार वालों के लिए तमाशा है और उस दुख को वे मूर्खता मानते हैं। विकास के प्रभावों को उदाहरण देते हुए गुरिल्ला ये कहती है कि नदी अपना रास्ता बदलकर गांव में घुस गई होगी या पूरा गांव ही नदी में डूब गया है। ये तो एक व्यंग्य है। यानी कि गंगा नदी का संरक्षण करने वाली सरकार दूसरे नदियों की उपेक्षा करती है, जिसकी वजह से बाकी सब नदियां सड़ गई है। नदी के गांव में घुस जाने का कारण घर की सारी मुर्गियां, बैल, सुअर आदि खो जाने से उनका मन दुख से भरा हुआ है। सहजीवियों के साथ होने वाला यह प्रेम अखबार वालों और मीडिया वालों के लिए एक चुटकुला है। उनके लिए ये सब अलग अलग चीज है। उनके लिए गाय प्रमुख है, बाकी जानवर उनके लिए केवल जानवर है। आदिवासी हमेशा जीवन की परिभाषा सहजीवियों के साथ रचते हैं, लेकिन गैर आदिवासियों ने केवल मनुष्यों को ही स्थान दिया। आदिवासी इन सब के साथ एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, जबकि गैर आदिवासी उन पर हंसते हुए कहते हैं कि आदिवासी आज भी आदिमदा की काली दुनिया में। राष्ट्राध्यक्ष के शिखर सम्मेलन में भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। अपने स्वजन और सहजीवियों के साथ पुराने तरीके से खेती करने के लिए जंगल, नदी, पहाड़ और जमीन अब नहीं है। आधुनिकता की इस घोर आग में आदिवासियों के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं रोज तपते हैं। युद्ध भूमि से धकेलने वालों से आदिवासी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी खुद को युद्ध पर जाने से रोक रहा है। आदिवासी समाज के अंदर घुसने वाले गैर आदिवासी लोगों को कविता के माध्यम से चित्रित किया है। कविता में गैर आदिवासी लोगों को
चिड़ी मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और कहते हैं कि चिड़ी के पदचिन्हों का पीछा करते हुए चिड़ीमार जंगल के गांव आते हैं। ये चिड़ीमार यानी गैर आदिवासी लोग आदिवासी गांव को एक तिलस्मी सुरंग के रूप में देखते हैं। जब तक गैर आदिवासी अपने गांव में नहीं आते हैं तब तक यह जंगली गांव यानी आदिवासी लोगों के गांव तिलस्मी सुरंग बारूदी सुरंग नहीं बनता। लेकिन कविता में आगे कविता में गुरिल्ला के विचार प्रकट करते हुए ये कहती है कि उनके माँ जब चिड़ी के पदचिन्हों को पीछा करते आए गैर आदिवासी माँ से पूछती है, तब माँ उनकी कुशल बुद्धि से उन चिड़ी के बारे में कुछ नहीं मुझे पता नहीं है, यह कहती है। और इसका कारण ये है कि उसके पास बंदूक है और उस बंदूक के कारण बंदूक से वहां के लोगों को मार सकता है। इसलिए माँ कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। कवि खुद को एक आदिवासी योद्धा के रूप में कविता में चित्रित करती है अपने आप को और बताते हैं कि शाम में मुर्गी, बकरी, सुअर जैसी जानवर जंगल की ओर लौटते हैं। जब जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता में होता था और लेकिन अब जंगल को रात भर मालगाड़ी द्वारा विनाश सामना करना पड़ता है, जो विकास के नाम पर शोषण करती है। जहां का हाथी और जंगली भैंसों का छूट चरते थे, वहां अब शोषणकर्ताओं का छूट है। गुरिल्ला अपने प्रतिरोध का प्रकट करते हुए कहते हैं कि चांदनी थोड़े समय के लिए स्थगित हो सकती है, लेकिन सूरज के सामने हमेशा रात की हार होती है। जहां यहाँ चांदनी माने प्रतिरोध है, लेकिन सूरज प्रचंडता से भरने वाले प्रकट करने वाले प्रतिरोध है। जंगल को बचाने के लिए उनके लिए यानी आदिवासियों के लिए चांदनी की तरह नहीं बल्कि सूरज की प्रचंड ऊर्जा के साथ प्रतिरोध करना होगा और सही समय का इंतजार किए बिना बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। सहजता पर चर्चा करते हुए आगे कहते हैं कि पागुर करती बकरियां और बैलों को भी गांव से बेदखल होने का दुख महसूस करते हैं और नाभीनाल बंद सहजीवियों के साथ उनके फोटो खींचने वाले पत्रकारों और पर्यटक लोगों को उनके रिश्ते समझ नहीं आते। सहजीवियों के साथ हम जो भाषा लेते हैं यानी आदिवासियों जो भाषा लेते हैं वे उसे अनुवाद नहीं किया जा सकता। समान दुख के लिए समान समाधान जरूरी है, यानी आदिवासी लोगों के साथ साथ जंगल के सभी जीव जंतुओं का संरक्षण भी आवश्यक है। आदिवासी अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से जब अपना संघर्ष व्यक्त करते हैं तो दूसरे कहते हैं यानी गैर आदिवासी कहते हैं कि कविता में किसी प्रकार की पक्षपात या प्रतिरोध बेईमानी चीज है। हत्यारों से सबसे ज्यादा हत्याएं होते हैं, लेकिन इसी मानव हत्या के खिलाफ सबसे अधिक तर्क मनुष्य के पास होते हैं। कवि कहते हैं कि ये तर्क उनके स्वजन और सहजीवियों की हत्या करते हैं। कविता लिखते वक्त उनका मन दुख से भरा होता है और वे पूछते हैं कि इस दुखी मन के साथ में कैसे अपनी कविता में शिल्प, सौष्ठव और सौंदर्य ला सकते। और कविता के अंत में उम्मीद करते हैं कि युद्ध की जगह पर बच्चे पके दान की सुगंध वाली गेंद से खेले और हर कोई युद्ध की स्थिति से आजाद हो जाए। यहाँ पक्के दान जीवन और गेंद संतोष का प्रतीक है। उनका मानना है कि उनकी कविताएं केवल शाब्दिक रेगिस्तान से नहीं उभरती बल्कि गहरी संवेदनाओं और सहजीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई। सासनदिरी जो उनके पूर्वजों की याद दिलाते हैं, जीवन का असली एहसास करता है। इस प्रकार छोटे छोटे तत्व जैसे साल वृक्ष, खेती
खेती के बैल और बच्चों की तोतली बोली और जीवन के मूल भाव और आदिवासी जीवन की सादगी दर्शन है। ये भी बताते हैं कि प्रकृति के अलग अलग हिस्से, पेड़, लताएं, गिलहरियां, नदी, पहाड़, तितलियां और सभी एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं और यह प्राकृतिक और तितलियां और जुगनुओं के माध्यम से एक नए जीवन का प्रतीक्षा किया है। आदिवासी साहित्य में प्रतिरोध का मुख्य साधन कविता है, जो उनके दुख और संघर्ष का स्वाभिमान की गाथा में व्यक्त करती है। ये प्रकृति और सहजीवियों के साथ अपने रिश्तों को कविता के माध्यम से उजागर करते हैं। उनकी कविता में अनेक जीवन के अनुभवों और गहरे संवेदनाओं का जन्म लेती है। आदिवासी अपने संघर्ष के केवल हथियारों से नहीं बल्कि साहित्य और कविताओं के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। इस कविता में अनुज लुगुन गुरिल्ले का आत्मकथन के रूप में आदिवासी लोगों ने जो संघर्ष किया है प्रस्तुति कर रहा है।